मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। निकालिए शीट बच्चों। तो आप लोग, कोई नया बच्चा तो नहीं है? कैसा टेस्ट पेपर बांट दीजिए, टेस्ट पेपर बांट दीजिए। आप लोग का जो पुराना टेस्ट हुआ है मिला नहीं है ना, टेस्ट पेपर बंटवा दे रहा हूं। प्राइज मिल गया ना? हाँ ठीक है। कहां तक क्वेश्चन हो चुका है? दोबारा चाहिए क्या? क्या है बताइए, कहां तक करा दिया था हमने? टाइप 6, ठीक है। टाइप 6 में अब आइए। 106 क्या है? 106 में 105 भी आइए। एक ये सीएल का ही सवाल है हमारे ख्याल से, पढ़ता हूं मैं, देखता हूं। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। 105 लगाना भी पड़ेगा ना। अनिल गए, बिना क्वेश्चन लगाए चले गए। आ जा रहे हैं, तब तक हाल चाल ले लिया जाए। क्या हाल चाल है? सही है, बताइए। मस्त है। आप लोग बताइए कैसा? कल कौन कौन लोग नहीं आए थे? खड़े हो जाइए। कल क्या कर रहे थे आप? जरूरी काम से कहीं चले गए थे? अच्छा, आप भी नहीं आए थे? अच्छा, तो नहीं आने वाले खड़े हो गए क्या? क्यों नहीं आए थे? क्यों आप भी? क्यों नहीं आए थे आप? अच्छा, ऐसे ही नहीं आए थे, ठीक है। आप फ्रेंड आए थे तो कहाँ गए थे चलने के लिए? संगम और लखनऊ से वो लोग आए थे। अच्छा, क्या बात है। लखनऊ आप चले गए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए, आप भी नहीं गई थी? नहीं आई थी तो आप भी खड़ी हो गई। क्यों नहीं आई थी आप बताइए? अच्छा, भाई ने मना कर दिया। 144 धारा लागू थी क्या कल? कल तो बहुत भीड़ थी सिविल लाइन्स में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। यूट्यूब पे क्लास कर लिया आपने? गुड। आप क्यों नहीं आए थे? 1 जनवरी को तबीयत खराब कैसे? चलिए, आप भी बड़ा मन से खड़े हो रहे हैं 2 जनवरी को बच्चे, सीना चौड़ा करके। चलिए, क्यों नहीं आए थे? रूम पे कहाँ चले गए थे? अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। अनिल, पहले क्वेश्चन बाबू आगे लगाइए, शीट बाद में बांट दीजिएगा, क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए अमित सर है, अमित सर का प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, आपको शीट दे रहा है। लाइए, कौन से नंबर का? 105 नंबर लगाइए। बच्चों ये मैंने आपको सीएल में कराया था क्वेश्चन, जिस भी बच्चे ने पूछा है वो ध्यान दे, ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है। मैं डू योरसेल्फ में ही डालूंगा। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? कराया ये क्वेश्चन सेम टू सेम। 2 सवाल हुए सीएल में ऐसे। किसी बच्ची ने शायद पूछा है। आपने जल्दी बोली। आज 2 जनवरी को बच्चे बड़ा फ्री हैं, क्यों? किसने पूछा था? हाँ तो कर लेंगी। आप पढ़ी है कि नहीं सीएल? हाँ तो फिर कोई बात नहीं, एक्सपर्ट से डिस्कस करिएगा। ठीक है, चलिए आइए। 106, 2016 में तब्बू की मासिक आय 18,000 रुपए थी। 2017 में तब्बू की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हो जाती है। वह इसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है। अरे, जेंडर ही चेंज हो गया यहाँ, मुझे लगा तब्बू फीमेल है और तब्बू मेल निकला। चलिए, 2017 में अपने ऋण को चुकाने के लिए वह कितना खर्च करता है? सिंपल है। आप मासिक आय देख रहे हैं कितनी है? 18,000 रुपए है। आप वार्षिक आय यहां से निकाल चल सकते हैं, 18,000 गुणे 12। फिर 2017 में वृद्धि कर दीजिए, तो 12 गुणे 18,000 गुणे 115/100,
और जितना भी वृद्धि के बाद आपका मासिक आय होगा, सॉरी वार्षिक आय होगा, उसका 30% ऋण चुकाने के लिए खर्च करेगा, तो उसका 30% निकाल लीजिएगा। करना केवल इतना ही आपको, 12 गुणे 18,000 और गुणे 115 बटा 100 गुणे 30 बटा 100 ऋण चुकाने के लिए खर्च। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 106 था। लग गया आंसर? बोलिए। 74,520 रुपए, ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? यस, 101। सुनिए ध्यान से, ओरल करूं ना। एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद लेता है। वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य 21 बराबर करिए 3 किलोग्राम के, तो बच्चे 100 बराबर किसके होगा? 3 बटा में 21 गुणे 100, तो 100 बटा में 7 किलोग्राम आ जाएगा। मतलब ये अब उसको नई मात्रा के रूप में 100 बटा 7 किलोग्राम वस्तु मिलती है। प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य चाहिए, तो क्या करेंगे? 100 बटा में 100 बटा 7 करेंगे, तो कितना आएगा? 7 रुपए। कितना आएगा? 7 रुपए। हो गया डायरेक्ट। क्यों बच्चों, ऐसे ही सिखाया था मैंने, यही सिखाया था ना, तो ओरल लगाइए इन सब क्वेश्चंस को। चलिए आइए, टाइप 7 से क्वेश्चन पूछिए। टाइप 7 से लिबोलन वाले भी पूछे टाइप 7 से क्वेश्चन। टाइप 7 110, 118, 112 और पूछिए 122। नया एडमिशन वाले अब थोड़ा सा वेट कर लें, अब आपका नया बैच स्टार्ट ही होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस से। परसेंटेज नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और 114 और 109 और मास्क आप लोग लगाए रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, ठीक है। आज मीटिंग है, ठीक है। कहां पर मीटिंग है पता चल गया होगा आप लोगों को? कहां? संगम सभागार कहीं है, कहां पर है ये? चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 109 आइए। सुरेंद्र अपने धन का, सब सिंपल है, सारी चीजें आपके, सारा उत्तर प्रश्न में ही निहित है। एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया आपने तो आप आंसर देने में कहीं से आपको असुविधा नहीं होगी। सुरेंद्र अपने मासिक धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हैं तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी? बच्चों मान लिया धनराशि उसके पास 100 थी, 100 में से 50 अपने पुत्र को दे दिया और 30 पुत्री को दे दिया, निकल गया 80। बचेगा कितना? 20। 20 का 80% ट्रस्ट को दे दिया तो 20 का 20% बचेगा उसके पास। तो 20 का 20% क्या? 4। यही 4 बराबर 16,000 के, तो 1 बराबर 4,000 के, सही है। 100 बराबर 4 लाख के, सही है। ये आपका आंसर है। जिस बच्चे ने भी पूछा था क्लियर हो गया होगा। किसी शायद बच्ची ने पूछा था, आपने पूछा था, क्लियर हो गया। अब इसके बाद है 110। देखिए ध्यान से, 110 करवाने की जरूरत तो नहीं। 109, अच्छा वो जो आपके एक एक्सपर्ट आने वाले थे वो आए कि नहीं? उनको मंडे से कंटिन्यू कराइए। और ये सब जो सोल्यूशन जैसे बच्चे लगा लेते हैं तो हम लोग की ये जिम्मेदारी पूछा है, मिलके हम लोग ओरल करेंगे। थोड़ी मेहनत आप कर लीजिएगा, थोड़ी हम, ठीक। चालू हो गया। टेस्ट पेपर आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, अनिवार्य है। जिनको जिनको टेस्ट पेपर नहीं मिला था वो टेस्ट पेपर कलेक्ट कर लें, जरूरी है। ये ऑफलाइन क्लास है तो कुछ भी ऑनलाइन मॉडल में नहीं होगा, सारी शीट्स मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आप ही थे ना?
मनीष अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, खड़े हो जाइए, साथ में करेंगे हम लोग। शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपए मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च करने के बाद के रुपयों का जो भी बच रहा है उसका आधा है, तो मासिक वेतन जैसे बोला है वैसे करिए। मान लिया मासिक वेतन 100, 40 भोजन पे खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 60। 60 का 1/3 यानी कि 20 यातायात पे खर्च किया है, और 4500 रुपए वो बचाया है, और ये 4500 रुपए किसके बराबर है? भोजन तथा यातायात पर खर्च करने के बाद जो बचता है रुपया उसका आधा है। भोजन पे खर्च किया है 40, यातायात पे किया है खर्च 20, 40 20 60, बचेगा कितना? 40। ये 40 का आधा है, 20 कहां चला गया नहीं पता, लेकिन ये साफ बोला है कि ये जो 4500 है वो 40 का क्या है? आधा है। 20 कहां गया उसकी जानकारी हमको नहीं है, ना हमको उससे मतलब होगा। सीधे बोला कि ये 4500 जो है भोजन यातायात पे जितना भी खर्च किए हैं, खर्च करने के बाद जो रुपया बचा है उसका आधा है। तो सीधे सीधे बचा था 40, 40 का आधा 20, और 20 बराबर किसके? 4500 के। तो मासिक वेतन 100 बराबर 22,500 के। हो गया क्वेश्चन, क्लियर है? डू योरसेल्फ में डाल दिया जाए। अच्छा 40 पर, ठीक, कोई बात नहीं। 111 पूछा गया है? नहीं। 112 पूछा गया है? पूछा गया है। आइए, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। उनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। 4% है, कोई वर्दी नहीं है इनके पास। शेष जो 96% बच रहे हैं उनके पास, उनमें से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहनते हैं, मतलब या तो पैंट या तो शर्ट। तो 96 का 1/3, मान लिया टोटल 100 लोग हैं, तो 4 लोग कोई वर्दी नहीं पहनते हैं, कोई वर्दी नहीं उनके पास। 50 दिया तो 100 पे ही हम करेंगे, ठीक है। पूरी वर्दी कितने बच्चे पहन रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 50 पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 100 पे भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए पहले 100 पे निकालते हैं, आसान है, लेकिन हमारा मन कर गया 100 पे ही करने का। ठीक है, आइए 100 पे। 100 में 4 कुछ नहीं है उनके पास, 96 के पास। 96 में से बचते हैं 96, उनमें से 1/3 के पास केवल एक भाग है, या तो पैंट या तो शर्ट। तो 96 में कितने लोगों के पास वर्दी का एक भाग है? 96 का 1/3 यानी कि 32। बचे कितने? 64 लोग पूरी वर्दी पहनते हैं। 100 में 64 लोग पूरी वर्दी पहनते हैं, तो 50 में 32 लोग पूरी वर्दी पहनेंगे। सही है आंसर। किसने पूछा था? किसने पूछा था? क्लियर हो गया कि कर दूं व्हाइट बोर्ड पे? हो गया ना? 50 पे भी करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 पे भी आप कर सकते हैं। 50 का 4% कितना? 2, बचा कितना? 48। 48 का 1/3 वर्दी का केवल एक भाग पहनते हैं, तो 2/3 पूरा पहनेंगे। तो 48 का 2/3 कितना आएगा? 32 ही आ रहा है, आ गया आंसर, ऐसे आराम से हो जाएगा। 111 किसने पूछा? आइए हम और आप मिलके करेंगे, खड़े हो जाइए। आशीष के पास कुछ धन है। ये कई सारे बच्चे नहीं लगाए होंगे, लेकिन पूछे नहीं है ये क्वेश्चन। कितने लोग लगाए हैं इस क्वेश्चन को? और बाकी लोग आप खड़े होइए। यस, आप क्वेश्चन लगाए हैं? फर्स्ट डे न्यू एडमिशन? हाँ, कब लिए हैं एडमिशन? सुबह ही लिए हैं। चलिए, आपका नया बैच अभी स्टार्ट होगा, बैठ जाइए आप। आपका चौथा दिन, बैठिए आप। हाँ, पहला दिन आप। हाँ, लगा लिए आप। संजय? हाँ संजय, पूछे हैं आप हमसे? हाँ, अच्छा वो पूछ लिए इसलिए आप नहीं पूछे। आप? अच्छा नहीं 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 नहीं, खड़े होइए। ये तो अभी बच्चा पूछा, बाद में पूछा है। मूर्ख हो क्या आप? दिमाग नहीं चल रहा है? खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए, आप खड़े होइए। संजय, आपको पता है हमारा ध्यान आप पे बना रहता है लगातार, फिर भी इतनी मूर्खता क्यों? क्या बाहर पूछ लिया, लग गया क्वेश्चन? लगभग सब क्लियर नहीं हुआ। बैठिए आप भाई, लगाए हैं
थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए क्लास में। हाँ, अब 112 नंबर पे अब नहीं रहेंगे हम, पहले 100। हाँ, पचास, 100 पे 64 लोग वर्दी पहनते हैं, 50 में 32 लोग पहनेंगे, आधा कर दीजिए। रियल संख्या तो 50 है ना हमारी, 100 तो मानी हुई संख्या है, तो 100 में 64 लोग वर्दी पहन रहे हैं, तो 50 में कितने लोग वर्दी पहनेंगे? माइनस क्यों करेंगे? 100 पे 100 पे 64 लोग वर्दी पहन रहे हैं, तो एक पे बताइए, आ गया ना समझ में? ठीक, 100 पे भी कर लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 और 50 का कोई यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे 100 पे करिए चाहे 50 पे करिए, 50 पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कराया ही तो है अभी हमने, 50 पे अभी अभी कराया मैंने। खैर 111, अच्छा किया आपने पूछ लिया, कई लोग नहीं लगाए होंगे। आशीष के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, बाकी जो बचेगा उसका 5% यातायात पर खर्च करता है, और 120 रुपए उपहार पर उसने खर्च किया हुआ है। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हैं तो उसने यातायात पर कितना खर्च किया? तो सुनिए, अगर उपहार पर वो 120 खर्च नहीं करता तो उसके पास कितना बचता? बताइए, बचता उसके पास 1520। क्या बचता? 1520। क्लियर है सारे बच्चों को? इसी से ये रिलेट होगा। 100 रुपए अगर उसके पास टोटल धन है तो 20 रुपए उसने यातायात पे खर्च कर दिया, बचा 80। अब 80 का 5% वो कहां खर्च करेगा? यातायात पर। वस्तु खरीदने के लिए उसने 20% खर्च किया है, बचा 80, और इस 80 का 5% वो किस पर खर्च करेगा? यातायात पर। तो 80 का 4% कितना? 5%, कितना हुआ? 4, 4 घटाएंगे 76, 76 अभी उसके पास बचा हुआ 76 रुपए। अब 76 रुपए या 76% किसके बराबर होगा? यह आपका 1400 के बराबर नहीं होगा। अभी इसी 76 या 76% में किसका खर्च है? उपहार का भी खर्च है। चूंकि वो प्रतिशत में नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर उपहार ना खरीदें तो कितना बचा रह जाएगा? बताइए, 1520, और वो 76 या 76% के बराबर होगा। आपको समझ में आया कि 120 वहां क्यों प्लस किया गया है? 1400 बचा है, 1400 बचा है, 120 उसने उपहार पे खर्च कर दिया है। नहीं खर्च किया होता 120 उपहार पे तो कितना बचता? 1520, और यही 76% के क्या होता? बराबर होता। डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए 111 नंबर का क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। कुल धन 100, वस्तु पर जो खर्च हुआ है वो है 20, शेष कितना बचेगा? 80। तो यातायात पर खर्च हुआ है 80 का 5%, यानी कि 4, तो शेष कितना बचेगा? 80 में से 4 गया 76, और बच्चे यही 76 किसके बराबर होगा? 1400 प्लस 120 के बराबर होगा, यानी कि 1520 के बराबर होगा। यही 76, क्योंकि इसी 76 में उसके उपहार का भी खर्च शामिल है। समझिए, 76 जो लिखा हुआ है उपहार खर्च सहित है, तो ये 1400 जो है वो उपहार के बाद बचा है। अगर हम इसमें उपहार की कीमत जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1520, और यही 76 के क्या हो जाएगा? बराबर। 76 बोलिए या 76% बोलिए, तो क्या हो जाएगा? ये 76 बराबर किसके? 1520 के। तो साफ दिखाई दे रहा है, एक बराबर 20 के। क्या पूछा गया है आपसे? यातायात का खर्च, यानी कि 4 की वैल्यू पूछी गई, तो 4 बराबर 4 गुणे 20, यानी कि कितना? 80। आपको समझ में आ रहा है? आपका छूट गया है ना, तो थोड़ा कम समझ में आएगा, तो चिंतित ना होइए, अगला टॉपिक जो पढ़ेंगी आप सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग बच्चे, संजय खड़े हो जाइए, मास्क हटाइए थोड़ा सा, 2 मिनट। हाँ बोलिए। 5% नहीं, 5% तो यहां पर है ना, वैल्यू के हिसाब से 4 आई है ना इसकी वैल्यू।
कितनी आई वैल्यू? 80 का 5%, मतलब टोटल का 4%। 80 का 5% मतलब टोटल का क्या? 4%। तो हम 4 की वैल्यू निकालेंगे ना, यातायात का खर्च 4 होगा ना हमारा, ऐसे आएगा ये आपका। समझे संजय? आप लोग बच्चों बताइए, क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ठीक किया, पूछ लिया आपने इसको। तो अब 111 के बाद 111 के बाद 112 तो हो ही चुका है, 114 है। आइए, एक परिवार में चावल, मछली और तेल का जो खर्च का अनुपात है वो 12, 17 और 3 का है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 20%, 30% और 50% बढ़ गए, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखिए, वस्तु का जितना मूल्य होता है खर्च भी तो हम उतना ही करते हैं, तो मूल्य में जितने की वृद्धि होगी खर्च में भी हमारी उतने की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो पुराना मूल्य हम देख लें कितना है, तो वही हमारा पुराना खर्च भी होगा, पुराना मूल्य ही हमारा पुराना खर्च होगा। अब मूल्य में जितने की वृद्धि हुई है वही हमारे खर्च में वृद्धि को दर्शाएगा, क्योंकि जो मूल्य होगा वस्तुओं का वही हमारा क्या होगा? खर्च होगा। मूल्य में जो वृद्धि होगी उतनी ही खर्च में क्या होती है? वृद्धि होती है, सीधी सीधी बात। तो देखिए यहां पर एग्जैक्टली मूल्य नहीं दिया गया है, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, तो वहां से हम मूल्य अपने मन से मान लेंगे। 114 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। चावल, मछली और तेल, बच्चे इसकी कीमत मान लीजिए 120 रुपए, इसकी 170 रुपए और इसकी 30 रुपए। ऐसा इसलिए किया गया है कि कैलकुलेशन में हमारे दशमलव वाला फिगर ना मिले। हम इसको 1200, 1700 और 300 भी मान सकते हैं, हम इसको 12x, 17x और 3x भी मान सकते हैं, कोई फायदा इससे नहीं होगा। भाई जो भी मूल्य होगा वो 12, 17, 3 के ही अनुपात में रहेगा। तो जो मूल्य मानना है हम अपने मन से कोई मूल्य माने तो सेम संख्या से गुणा करेंगे इसमें, 10 से गुणा यहाँ, 10 से गुणा यहाँ, 10 से गुणा यहाँ। ये नहीं कि 120 हो गया कि ये 1700 हो जाएगा, ऐसा नहीं, सेम मल्टीपल उठाया जाता है एग्जैक्ट वैल्यू में। तो ये भी हमारी मानी हुई वैल्यू है, हम 12, 17, 3 भी मान के कर सकते थे लेकिन कैलकुलेशन बढ़ता। देखिए चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो इसका 20% क्या होगा? 24 होगा, ये वृद्धि है बच्चे। और मछली के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है, तो 170 का 30% 51 होगा। और तेल में 50% की वृद्धि हुई है, तो क्या होगा? 15। पुराना खर्च क्या होगा? पुराना खर्च बताइए। 120 प्लस 170 प्लस क्या? 30, कितना? हाँ, 320। और खर्च में वृद्धि 24, 51, 15, कितना? 90। अब आइएगा, वृद्धि प्रतिशत चाहिए। 90 की वृद्धि हुई है कितने पे? 320 पे, गुणे 100, कितना? 28 सही, 1/, इतने की वृद्धि हुई है बच्चों। 28 सही, 1/8% की वृद्धि हुई है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। हो गया? करिए। अब कौन सा क्वेश्चन है?
118। यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है। 62.5 82.5 का अंतर कितना? 20। अभी करवाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। और कौन सा बच्चे, कौन सा? 119 देखिए, 122, 119 हो गया है। एक व्यक्ति 119 है कि नहीं? नहीं है। 122 देखिए, यदि सूर्य अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? सिंपल, आय अगर 100 हो गई तो 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, तो 60% निकल गया, तो बचेगा कितना? 40%। तो 40% का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, यानी कि 28 शिक्षा पे खर्च किया, तो कितना प्रतिशत उसकी आय का बचा हुआ? बचा कितना? 12%। तो पूरी आय क्या थी? 100, 100 का 12% बचा, यही आंसर है। कोई समस्या किसी को इसमें? चलिए टाइप 8 पे पूछ लीजिए। टाइप 8, टाइप 8 में बच्चों कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता किसी को कुछ पूछना होगा। है टाइप 8 में कोई सवाल? 128 है। किसी प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% कम किया जाता है एवं प्रिज्म की ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है। प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सुनिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार का परिमाप, परिमाप और गुणे ऊंचाई। सुनिए, आधार जो है प्रिज्म का क्या है? वो एक वर्ग है, तो आधार का परिमाप 4a हो जाएगा और ऊंचाई कितनी हो गई? h। अब जो आपका ये क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला बना है प्रिज्म का, जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी असुविधा होगी, मैं यहां केवल परसेंटेज चेंज दिखाना चाहता हूं। प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, तो 4a इंटू क्या हो गया? h। तो ये यहां बताइए, a में कितने प्रतिशत की चेंजिंग? 10% की कमी, और h में 20% इसको आपने बढ़ाया है। सही है? तो क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पर प्रभाव -10 प्लस 20 -10 गुणे 20/100, कितना? प्लस की माइनस? कितना? प्लस। तो लिखेंगे 8% की क्या हो गई? वृद्धि। ये आपका आंसर। तो बाबू ये प्रिज्म वाली बात आपको अलग टाइप की लग रही है, लेकिन हम कराएंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब टाइप 9 में आ जाइए। टाइप 9, क्या है? 120, 121। अभी 31 तो आए ही नहीं है बाबू, अब आएंगे टाइप 9 पे। हाँ, तो 131, 131, फिर 132 और 135, बस। हाँ, सीएल का है। अब आइए 131 पे, 50 लीटर। देखिए ये सब सवाल आप लगा रहे हैं, तो एक बार अगर कहीं कंफ्यूजन है तो उन चीजों को दोहरा लीजिए वापस से, तब और अच्छे से होने लगेगा। मुझे नहीं लगता है इस टाइप में कोई क्वेश्चन पूछने लायक है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, तो सब पढ़ा चुका हूं मैं, कुछ नया नहीं होगा। आइए देखिए, सब पेपर के पूछे हुए सवाल है। 131,
50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% की मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% रह जाए? किससे करें, रेशियो से करें कि बेसिक से? बेसिक से हमें पेन उठाना पड़ेगा, रेशियो से करेंगे तो ओरल कर लेंगे। किससे कर दूं? रेशियो से। तो कांस्टेंट क्या है? अशुद्धता। अशुद्धता का प्रतिशत बताइए क्या है? प्रारंभ में 5 था, बाद में, अच्छा पहले 20 था, बाद में 5 हुआ, तो 20 और 5 का रेशियो बना, यानी कि 4 और 1 का रेशियो बना। तो मात्राओं का 1:4। पहले मात्रा 1 थी, अब 4 हो गई। सही है कि नहीं? कितना बढ़ाए हैं? 3। तो 3 क्या मिलाए होंगे? शुद्ध सैंपल। तो देखिएगा 1 बराबर किसके है? 50 के, तो 3 बराबर 150 के। निपट गया क्वेश्चन। ऐसे करेंगे। क्लियर है? किसने पूछा था? क्लियर हुआ? आपका टाइप छूटा है क्या? ये न्यू है? अभी मत परेशान होइए, अभी सब आएगा, सिस्टम आएगा, सब ओरल लगाएंगे आप प्रॉफिट लॉस में, अभी इसको लेकर परेशान ना हो। आइए, और कौन सा? 132। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? मतलब 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त हो सकता है? पहले बेसिक लगा लीजिए, फिर रेशियो लगा लीजिएगा। कर दूं बेसिक? आइए, माना 100 किलोग्राम, मेथड 1 देखिएगा इसका, 132 मेथड 1। माना 100 किलोग्राम ताजे फलों से x किलोग्राम सूखा फल प्राप्त हो सकता है। क्या उड़ा रहे हैं इसमें? फल में क्या होता है? पल्प होता है और वाटर होता है, गूदा होता है और पानी होता है। इस 100 किलोग्राम ताजे फलों को अगर धूप में ले जाके रख देंगे, पानी उड़ेगा, वो सूख जाएगा। तो ये बताइए, 2 स्थितियां हो रही हैं, एक सुखाने से पहले, एक सुखाने के बाद। तो इन दोनों ही स्थितियों में क्या कांस्टेंट होगा? पल्प कांस्टेंट होगा। श्योर है? क्या कांस्टेंट होने वाला है? पल्प कांस्टेंट होने वाला है। क्लियर रहिएगा, पल्प कांस्टेंट होगा। तो प्रारंभ में, यानी कि ताजे फल में पल्प की मात्रा बराबर सूखे फल में पल्प की मात्रा, यही कॉन्सेप्ट है बेसिक का। ताजे फल में पल्प, PULP, पल्प की मात्रा बराबर क्या? ये मेथड 1 है, ओरल नहीं है। सूखे फल में पल्प की मात्रा। आइए, ताजा फल 100 किलोग्राम का है, इसमें कितना पानी है? 68% पानी है, तो पल्प कितना होगा? 32%। और आपका सूखा फल x किलोग्राम प्राप्त हुआ इसी से, तो x किलोग्राम में पानी कितना है? 20% पानी है, तो 80% पल्प होगा। x बराबर क्या? क्या? x का मान 40। सही है। x बराबर क्या आ गया? 40 किलोग्राम। आया समझ में बच्चों? अब आइए, अगर इसको ओरल करना है मेथड 2 से, ये तो मेथड 1 था, मेथड 2 से करना है। कांस्टेंट क्या है? पल्प। पल्प का स्टार्टिंग में परसेंटेज क्या था? 32%। बाद में क्या हुआ? 80%। कटाएंगे किससे? 16 से। 16 दूना 32, 16 5 80, तो ये 5 और ये 2। सही है। तो बच्चों यही 5 बराबर किसके? 100 के। तो 1 बराबर किसके? अब बताइए, तो बताइए 1 बराबर किसके आ गया? 20 के। तो अगर 2 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 40 के। आ रहा है समझ में? 2 बराबर किसके आएगा? 40 के। दो बराबर 40 के। ये मात्रा है ना आपकी? ठीक है, मात्रा ही निकालनी है। सही है। ये नहीं पता करना कितना पानी उड़ाया। पानी उड़ाने के लिए कितना उड़ाया? 3 पानी उड़ाया ना, पानी उड़ाने का नहीं पूछा है,
मात्रा पूछा है तो 2 की वैल्यू बताएंगे। समझ में आया? मात्रा पूछा है किसकी वैल्यू बताएंगे? 2 की। ताजे को ही तो सूखे में कन्वर्ट कर दिए, पानी उड़ गया, सूखा हो गया। ओरल था, ओरल मेथड 2। आपको ऐसे ऐसे अप्रोच सिखाए गए हैं कि आराम से आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएं कम से कम समय में। बस आपको ध्यान देना। समझ में आया बच्चों? मात्र 2 ही निकालनी थी। पानी, अभी तक तो हम पानी जो उड़ रहा था वो निकालते थे। यस, क्या है? 80। गलत है आंसर। आंसर क्या है? गलत है। सही है बच्चों? अब आ जाइए, और कौन सा क्वेश्चन? 135 देखिए। दूध तथा पानी के 120 लीटर के मिश्रण में 83 सही 1/3% दूध है। ठीक, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 57 सही 1/2% हो जाए? कौन सी दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है इसमें? ओरल नहीं हो जाएगा ये? बताइए। 83 सही 1/3% का मतलब क्या? 5/6 हो गया। सही है। अब उसके बाद 57 सही 1/2% का मतलब बताइए। 30/40, 23। मान लिया याद नहीं है तो क्या कर लेंगे? बटा 100 करके कर लेंगे। आइए देखिए, बहुत दिक्कत है तो आप क्या कर लीजिए। 83 सही 1/3% का मतलब कितना हो गया? हाँ, वो छोड़िए, पहले सही बटा में बताइए कितना? 240/3 हो रहा है। और गुणे क्या? 250। कैलकुलेशन सही बोलिए, कितना आ रहा है ये? 5/6। सही है। अब सुनिए, 57 सही 1/2% का मतलब सही बटा में बोलिए। 115/2 और गुणे 100 कितना? 23/40। ठीक बच्चों, सही। अब देखिए, रेशियो से करना चाहते हैं तो 5/6 23/40। ठीक, क्लियर है ये चीज? अब अगर यहां पर आप थोड़ा प्रॉपर रेशियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दें? यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से करेंगे तो काम चल जाएगा। और यहां भी 20 से, यहां 3 से, तो रेशियो हो गया 100 क्या? 69। तो इसका उल्टा होगा मात्राओं का अनुपात 69:100 होगा। इतना तो करना ही पड़ेगा। अब बताइए, दूध तथा पानी का एक 120 लीटर का मिश्रण है, यही 69 बराबर किसके? 120 लीटर के। तो पूछा गया है कितना पानी और मिलाया गया। कितना पानी मिलाया गया भाई? 31। तो 31 किसके बराबर? 120 बटा में 69 गुणे 31 कितना? बोलिए, आंसर बताइए। हर एक बच्चा देखेगा। क्या? हमने इसलिए कर दिया कि हर बराबर हो जाए, दोनों का हर बराबर हो जाए। हटा दें हम इसको, आया समझ में? या इसके एलसीएम से डायरेक्ट यही गुणा कर दें ऐसे। कितना आ रहा है बताइए? एलसीएम क्या आ रहा है? 40 और 6 का, 40 और 6 का 120 आएगा। यहां भी 120 से गुणा कर दे, यही तो सिखाया है मैंने आपको। और ये बड़े बन जाएगा रेशियो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। कितना आ रहा है बच्चों? एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं हो रहा होगा पूरा पूरा। 70 दशमलव क्या? 70 दशमलव क्या? कौन था 70 बोला है?
कितना आ रहा है बाबू? हर एक बच्चा लगाए। बाबू डिवाइड ही तो करना है, इससे पहले तो हम कर चुके होते, आप लोग इतने लोग लगे हुए डिवाइड तक नहीं कर पा रहे। कितना आ रहा है बताइए? 53 दशमलव 53 दशमलव, ठीक है। लीटर आ रहा है, किसकी वैल्यू है? जितना पानी उड़ाया गया है। हाँ कोई नहीं मैच कर रहा, सॉरी पानी मिलाया जा रहा है, हाँ ठीक है, इसमें पानी मिलाया जा रहा था तब ये 100 बना था। सही है बच्चों, यही आंसर आएगा इस आंकड़ों के आधार पे, जो आंकड़े दिए गए हैं उसके आधार पे यही आंसर आ रहा है। ध्यान से देखिए, करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, जो आंकड़े आपके क्वेश्चन में उसके आधार पे यही आंसर आ रहा है। चेक कर लिया ना आप लोगों ने? बढ़े आगे, चलिए एक आध दो मिल जाते हैं ऐसे। अब कौन सा क्वेश्चन है? 137। तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए जिससे कि तांबे का अनुपात 20% हो जाए, मतलब तांबे का प्रतिशत 20% हो जाए, ये कहना चाहता है। क्या दिक्कत है भाई इसमें? कांस्टेंट क्या है? तांबा ही कांस्टेंट है। तांबे का परसेंटेज पहले कितना है? 30, बाद में हुआ 20। रेशियो कितने का? 3:2 का। तो मात्राओं का रेशियो 2:3 का। तो 2 बराबर 2 के, तो 1 बराबर, बताइए, 2 बराबर 2 के, 2 किलोग्राम के, तो 1 बराबर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। आंसर। क्या परेशानी है भाई किसी को? है समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए टाइप 10 में आ जाइए। टाइप 10, बोलिएगा। टाइप 10 में कोई भी सवाल पूछिए जो नहीं आ रहा है। हाँ 141, हिंट दे दें केवल, लगा देंगे 141, हिंट क्या देंगे। आइए देखिए, लगाइए जरा बच्चों 141। 135 किसी बच्ची ने यूट्यूब पे बोला है कि रिवाइज करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन ले लीजिए। 135, दूध तथा पानी के 120 लीटर के मिश्रण में 83 से 1/3% दूध है। देखिए अगर आपको फ्रैक्शन फिगर याद भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना लीजिए फ्रैक्शन फिगर। तो कितना होगा 83 से 1/3% का? 5/6। जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं तो बटा 100 करके आप बना लीजिए। और 57 से 1/2% का मतलब 23/40 आ रहा था। 23/40 आ रहा था, याद तो होगा नहीं, आपको बटा 100 करके ही बनाना पड़ेगा। तो सीधे इनका रेशियो लेंगे प्रतिशतों का, फिर उसके बाद उल्टा करेंगे। प्रतिशतों का रेशियो क्या बनेगा? 5/6 और 23/40। इसके एलसीएम 120 से गुणा कर दीजिए उधर, तो 100 और 69 हो जाएगा परसेंटेज वाला रेशियो। इसका उल्टा करेंगे, मात्राओं का रेशियो आएगा 69 और 100। कितना बड़ा? 31। इसी शायद 31 की वैल्यू चाहिए। तो आपका 59 बराबर किसके? 69 है। 69 बराबर किसके? 120 के। तो 31 बराबर किसके? आ गया आंसर, यही पूछा गया था बच्चों। टाइप 10 लगाइए 141 आप सभी लोग। आ गया? चलिए 141 भी हो जाएगा। टाइप 11 में आ जाइए एक बार। ये टाइप अच्छे से क्या है? राज मौर्य, आनंद मौर्य। आप 141 142 दोनों लगाइए।
करा बच्चों आप लोगों ने? फटाफट लगाइए। आइए चलिए देखिए, 142 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 141 भी पूछा गया है। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होता है और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं। उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं, समझिएगा इस बात को, ठीक है। यह नहीं कि उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या है, मतलब ये पूछना चाहता है, उत्तीर्णांक ही पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? उत्तीर्णांक। भाई अधिकतम अंक पूछता तो हम बोलते हैं कि पूर्णांक पूछ रहा है। अधिकतम भले लिख दिया है लेकिन पूछना क्या चाहता है? उत्तीर्णांक। क्लियर है सारे बच्चों को? ध्यान से देखिए, करिए क्वेश्चन करा आप लोगों ने 141, सभी बच्चे ध्यान दें। 141 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से असफल हो जाता है, तो उत्तीर्णांक क्या होगा? 30% प्लस 25, सही है, ये उत्तीर्णांक होगा। अब उसके बाद उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, 40% जो अंक मिला है एक विद्यार्थी को, उत्तीर्णांक यानी कि 30% प्लस 25 से कितना ज्यादा है बताइए? 25% ज्यादा है। तो बच्चों सुनिएगा, सीधे सीधे या तो यहां 100/125 कर लें या तो यहां 125/100 कर लें, बात बराबर है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो यहां अगर 100/125 कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये हो जाएगा 4/5, ये कितना आ जाता? 32%। कितनी वैल्यू आ जाती है? 32%। जो ये 40% पाया है उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। दूसरा वाला जो 40% पाया है उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। तो उत्तीर्णांक क्या होगा यहां से बताइए? उत्तीर्णांक क्या होगा? सीधे 40% का 100/125 नहीं होगा तो 32% नहीं आएगा। तो ये काम कर सकते थे हम, सीधे 32% बराबर इससे लिख सकते थे। तो इसमें आपको असुविधा होने लगेगी, है तो आ जाएगा इससे भी आंसर, लेकिन ऐसे लिख देते हैं। तो 40% जो है वो उत्तीर्णांक का क्या है? 125/100 है। तो उत्तीर्णांक क्या हो जाएगा? 40% गुणे 100/125। उत्तीर्णांक बच्चों कितना आ गया? 32%। क्या आ गया? 32%। तो क्या अब ये हमारा 32% 30% प्लस 25 के इक्वल होगा? तो ये सीधे 2% बराबर किसके? 25 के। क्या मांगा है आपसे? आपसे किसकी वैल्यू मांगा है? 32% की। तो 25/2 और गुणे 32 कितना? 25 गुणे 16 कितना आ रहा है? 400। यह आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में दो जगह डाउट है। पहला डाउट है बच्चे ध्यान नहीं देते, कई लोग बिना ध्यान दिए आंसर दिए होंगे इसका, वो 25 अंक ज्यादा करके किए होंगे बच्चे हमारे, किए जरूर होंगे, हमको शक नहीं यकीन है। कई लोग इसको किए होंगे उत्तीर्णांक से 25 अंक, वो सोचे होंगे क्वेश्चन में करेक्शन है। किसके किसके मन में आया था कि सवाल में करेक्शन है? हाथ उठाए। मन में आया था ना? आता ही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमने प्लेन फिगर पढ़ाया है, इतना अंक अधिक होना, इतना अंक कम होना। ये सवाल बदल गया है, भाषा यहां बदली है। यहां बोला है कि जो दूसरा वाला 40% पाया है उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा है बताइए? 25% ज्यादा है। तो 40% बराबर उत्तीर्णांक का 125% कर देंगे तो उत्तीर्णांक क्या आएगा?
32%। अब यही 32% इसके क्या होगा बराबर, तो 2% बराबर 25 के, तो 32% बराबर किसके, 400 के। समझ में आया बच्चों, कितना अच्छा सा प्यारा सा सवाल है, क्लियर हुआ कि नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या हम 142, हाँ दूसरा कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये तो और बेकार कंफ्यूजन है, अधिकतम उत्तीर्णांक। बच्चे के सर तो आप तो हमेशा बताते थे अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक, तो ये कहीं पूर्णांक तो नहीं मांग रहा है, सवाल में मिस प्रिंटिंग तो नहीं हो गई है। कई लोगों के मन में ये विचार आए होंगे, आपके मन में आए थे, आप लोगों के मन में आया था, नहीं आया, मतलब ऐसा विचार आया था कि नहीं कि ये सवाल गलत है, कोई बोल नहीं रहा है, हाँ पहली बार आया था लेकिन दूसरी बार लगाई लग गया, गुड सही है। आइए चलिए देखिए, अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद टाइप 11 में आ जाइए, जो पूछना है पूछ लीजिए। टाइप 11 144 है, और कौन सा कराऊं, ओरल, सब पेपर के पूछे हुए सवाल है PS1 में, सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। आइए चलिए 144, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले हैं, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया है, जो वैध मतों का 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। ठीक है, पहले तो हम निकाल लेंगे कि आपके वैध मत कितने हैं। ठीक है, तो 9261 मत एक प्रत्याशी को प्राप्त हुआ है, वैध मतों का 75% है, तो बच्चों यही 75% बराबर 9261 के, तो 100% बराबर 9261 बटा में 75 गुणे 100 कितना आएगा, नहीं बोल रहे हैं, करिए कैलकुलेशन, तब तक हम एक लाइन में करते हैं। इतने टोटल पंजीकृत मतदाता हो गए, इसके 75% ने मत डाले हैं, ध्यान से देखिए, 2% मत अवैध हो गए इसी का, तो वैध कितने होंगे 98%, सही है। और इस वैध मतों का कितना 75% किसके बराबर होगा 9261 के बराबर। ये एक लाइन में हमने दी गई कंडीशन को समेट दिया। अब आपका काम बचता है केवल कैलकुलेशन का, केवल कैलकुलेशन का। बच्चों देखिए, एक लाइन में इसको समेट दिया मैंने, कुल पंजीकृत मतदाता X हो गए, 75% मत डालेंगे, 2% अवैध घोषित होगा, तो 98% वैध होगा, किसका डाले हुए मतों का, ये डाले हुए मत हो गए। अब फिर वैध मतों का 75%, एक प्रत्याशी को मत प्राप्त हुआ है यानी कि ये वैध मत है, इसका 75% निकाल लेंगे तो वही क्या होगा 9261 के बराबर होगा। हल करके x बराबर बताइए 16,800। मैं क्या करवा रहा था बच्चों, पहले वैध मत निकलवा रहा था, एक तरीका ये भी हो गया मेथड 1। 144 देखिए, अब दूसरा तरीका आप लोग लगाइए, अभी लगा के बताइए, ये तो हमने x मान के किया है, एक ही लाइन में किया है, कैलकुलेशन मिलेगी यहां पर। चलिए तब तक मैं पानी पी लूं और आप लोग करिए, और जो YouTube और किस पर है लीबोलन पे, आप लोग भी।
ये आधार बिंदु वाला क्वेश्चन क्या था? यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक हैं? तो अगर 62.5% का मतलब कितना हो जाएगा? आधार बिंदु का कोई यूज नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करवाता हूं शायद मैं, अभी याद नहीं आ रहा करेक्शन, देख लेते हैं फिर कराते हैं। चलिए अब इसके बाद हो गया मेथड 2। कितने लोगों ने करा मेथड 2 से बच्चों? कर लिया? गुड। और लोग नहीं कर पाए क्या? मैं करूं? देखिए, अच्छा परसेंटेज पढ़ने के बाद अब फ्री फील कर रहे हैं कि नहीं? सवाल लग पा रहे हैं फटाफट? और पहले भी आप परसेंटेज कहीं पढ़ चुके होंगे, अंतर फील हो रहा है कि नहीं? चीजें काफी परफेक्शन के साथ आपको कराई जा रही है और प्रैक्टिस मैक्सिमम कराया जा रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। चलिए मेथड 2 में हम क्या करेंगे कि ये 75% ही बराबर किसके? 9261 के। तो बच्चों 100% बराबर किसके? 9261 गुणे 100/75 कितना? 12,300। ये है वैध मत। क्या है ये? वैध मत। और ये जो वैध मत है, नहीं 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 नहीं, 100% का मतलब ये वैध मत आएगा। ये 75% किसका है? वैध मत का। बाबू ये समझना पड़ेगा आपको, वैध मत का ये 75% था, तो 100% जब निकालेंगे तो वैध मत आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, वैध मत जो है आपका, ये आपके 75% प्लस, सॉरी 75% मत पड़े थे, ये इसके बराबर होगा। किसके बराबर? 12,348 प्लस किसका 2%? हाँ, अवैध मतों का। अवैध मत नहीं, बड़ा मेहनत हो गया ये। 75 गुणे 2/100 ये हो जाएगा। आ रहा बच्चों समझ में? तो इसका 2% निकालेंगे तो इसको भी परसेंट में ही रखिएगा, फिर ये इधर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इसका 100% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75% बराबर 12,348 प्लस ये कितना बच्चों? मतलब 1.5%। इधर होगा ट्रांसफर। बेकार तरीका है ये, इसलिए लिखा हूं तो कि ये जो 2% है वो किसका है? 75% का है, तो इसीलिए 75% का 2% दिखाएंगे। ऐसे हम डायरेक्ट 2% नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा हमारा। नहीं गलत हो जाएगा, ये जो 2% अवैध है किसका है? 75% का, इसलिए यहां लिखा गया है। अगर केवल डायरेक्ट 2% लिख देंगे तो बच्चे वो गलत, इसलिए लिखना जरूरी है। अब ट्रांसफर होगा, ये कितना आया? हाँ 73.5% बराबर किसके? 12,348 के। अब बोलिएगा, ये हो गया आपका कितना? 100% किसके बराबर? 12,348 बटा 73.5 गुणे 100। हल करिए, आंसर आएगा 16 आएगा। अब बताइए अच्छा है कि अच्छा है? यही अच्छा है। ये भी अच्छा होता, लेकिन जब हमारे पास आंकड़े ऐसे होते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान रहे, सिंपल रहे, तब ये भी अच्छा होता। ठीक है, नहीं तो इसके लिए यही क्या है? सिंपल है। पहला वाला तरीका सिंपल है, करके देखिए यही चीज आएगी। कैलकुलेट करिए, आ रहा है? हो गया बच्चों? अब मुझे नहीं लगता कुछ खास पूछना होगा आप लोगों को, खत्म ही हो गया ये। मंडे से हम PS2 स्टार्ट करेंगे, 3-4 दिन में ये भी समाप्त हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि हमारा अगले हफ्ते से ही आपका प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर दें। टेस्ट ले लेंगे संडे वनडे को। आएंगे कल टेस्ट देने के आप लोग? रहने दीजिए, जाने दीजिए। शीट किसकी? मिलता हूं बच्चों में। मजा आया परसेंटेज पढ़ के? क्या है?